हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 5। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप लोगों को बता दें, जो हमने नई पहल शुरू की है स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उसमें आज हम लोग डे टॉपिक को देख रहे हैं, डेज को। तो आज हमारा होगा मार्च डेज। कल हमने फरवरी किया था, आज हमारा मार्च है। तो मार्च से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देखेंगे, इसके बाद आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला डेज है हमारा 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। बात करें 3 मार्च की, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। बात करें 8 मार्च की, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसे। इसके बाद बात करेंगे 20 मार्च की, तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व गौरैया दिवस। इसके बाद बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और बात करें 24 मार्च की, तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग दिवस, यानी कि विश्व टीबी दिवस, या टीबी दिवस बोलें या क्षय रोग दिवस बोलें, वो 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 5 जून। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक इसके अन्य ऑप्शनों को देखते हैं। तो बात करते हैं 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, आप लोग लिख लेंगे इसे। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लेंगे इसके। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर करेंगे, इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है। मेघालय से संबंधित एक और पॉइंट नोट कर लेंगे, लिविंग रूट ब्रिज भी मेघालय से संबंधित है। लिविंग रूट ब्रिज, ये भी मेघालय के अंदर है। और बात करें बिहार की, तो बिहार में फेमस मेला है सोनपुर मेला। सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला बिहार से संबंधित है। असम की बात करें तो असम में लगता है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला, ये अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है अम्बुबाची मेला। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व और दुर्गा पूजा। रज पर्व और दुर्गा पूजा उड़ीसा से संबंधित हैं। तो उड़ीसा से संबंधित रज पर्व और दुर्गा पूजा। असम में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, जो कि कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है और मेघालय से संबंधित है लिविंग रूट ब्रिज। और बात करें बिहार की, तो बिहार में मनाया जाता है एक फेमस मेला है सोनपुर का पशु मेला। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मोहम्मद तैयब इकराम, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, तीसरा ऑप्शन है भारतीदास और चौथा ऑप्शन है ऋषि सुनक। करेक्ट आंसर करेंगे सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ये कहाँ से हैं? ये बिलोंग करते हैं मकाऊ देश से। मकाऊ देश से बिलोंग करते हैं मोहम्मद तैयब इकराम। नरेंद्र बत्रा की बात करें तो ये मोहम्मद इकराम नरेंद्र बत्रा की जगह पर, यानी मोहम्मद इकराम से पहले नरेंद्र बत्रा हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे। बात करें भारतीदास की, तो भारतीदास हैं लेखा महानियंत्रक एवं परीक्षक। लेखा महानियंत्रक हैं, लेखा महानियंत्रक हैं भारतीदास। और ऋषि सुनक की बात करें तो ये पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं ऋषि सुनक, जो कि पहले भारतीय हैं वहाँ के पीएम। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता?
IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, चौथा ऑप्शन है मुंबई। करेक्ट आंसर करेंगे सभी लोग। तब तक IPL से संबंधित कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। एक तो IPL में इस बार कितनी टीमें खेली थी? 10 टीमें इस बार खेली थी। पहले 8 टीमें खेलती थी, इस बार IPL में खेली थी 10 टीमें। 2 टीमें नई कौन कौन सी जुड़ी थी? एक तो हमारी गुजरात जुड़ी थी, एक लखनऊ, यानी लखनऊ और गुजरात ये 2 नई टीमें थी जो कि IPL में शामिल हुई थी। और बात करें इससे संबंधित तो मुंबई की बात करें अगर, तो मुंबई सबसे अधिक बार 5 बार, यानी कि 5 बार सबसे अधिक बार मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब जीता है। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें, IPL 2022 का खिताब इसके करेक्ट आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात ने इस बार IPL 2022 का खिताब जीता है। और इसका उपविजेता था राजस्थान। उपविजेता की बात करें तो इसका उपविजेता कौन था? राजस्थान। और IPL 2022 की स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? तो IPL 2022 की स्पॉन्सरशिप थी टाटा के पास। टाटा ग्रुप के पास IPL 2022 की स्पॉन्सरशिप थी। लखनऊ ने IPL 2022 का खिताब गुजरात ने IPL 2022 का खिताब जीता है। और गुजरात और लखनऊ ये 2 नई टीमें इस बार IPL में शामिल हुई थी। और मुंबई की बात करें तो मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार, यानी कि 5 बार IPL का खिताब मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। गुजरात के जो कप्तान थे वो थे हार्दिक पांड्या, यानी गुजरात जो IPL 2022 जीती है इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और IPL 2022 का संस्करण कौन सा था? तो 15वां संस्करण था। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा सिम्बैक्स, दूसरा ऑप्शन है मालाबार, तीसरा ऑप्शन है सिटमैक्स और चौथा ऑप्शन है हमारा टाइगर ट्रम्प। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स युद्धाभ्यास। सिम्बैक्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मालाबार की। तो मालाबार एक 4 देशों का संयुक्त अभ्यास, इसमें कौन कौन है? एक है इंडिया, एक है अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है जापान। यानी कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की 4 देशों की संयुक्त एक्सरसाइज है, वो कौन सी है? मालाबार। सिटमैक्स की बात करें तो सिटमैक्स के 3 देशों की संयुक्त एक्सरसाइज SIT। एस से हो गया सिंगापुर, I से हो गया इंडिया, T से हो गया थाईलैंड। यानी कि सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड इन 3 देशों की एक संयुक्त नौसैनिक एक्सरसाइज है, वो कौन सी है? सिटमैक्स है। टाइगर ट्रम्प की बात करें तो ये अमेरिका के साथ भारत और अमेरिका की एक एक्सरसाइज है जिसको टाइगर ट्रम्प, यानी कि टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है। और सिटमैक्स 3 देशों की है। सिट से याद कर लेंगे, सिट से हो गया S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड। इंडिया और सिंगापुर, थाईलैंड इनके बीच में एक संयुक्त एक्सरसाइज है, उसे सिटमैक्स कहते हैं, सिटमैक्स है। और मालाबार की बात करें तो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देशों की संयुक्त एक्सरसाइज है। और भारत और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज है, उसका नाम है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? 52वां दादा साहब पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इसका पहला ऑप्शन है आशा पारेख, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर माधव, तीसरा ऑप्शन है गीतांजलि श्री और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रेया घोषाल। इसका सही आंसर बताएंगे सभी लोग कि 52वां दादा साहब पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा पारेख, यानी कि इस बार का जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया। बात करते हैं डॉक्टर माधव की, तो डॉक्टर माधव को दिया गया 32वां बिहारी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार वो दिया गया है डॉक्टर माधव को। गीतांजलि श्री की बात करें तो गीतांजलि श्री को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया गीतांजलि श्री को। किसके लिए दिया गया? रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर माधव की बात करें तो उन्हें 32वां बिहारी सम्मान दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वां वो दिया गया आशा पारेख को, यानी कि आशा पारेख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है हाल ही में चर्चा मेरा रिसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जापान, तीसरा ऑप्शन है हमारा भारत और चौथा ऑप्शन है हमारा रूस। करेक्ट आंसर बताएंगे रूस, यानी कि करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, यानी कि रिसेट उपग्रह है वो भारत से संबंधित है। भारत के पास भारत ये रिसेट उपग्रह चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि ये हाल ही में
जकार्ता के पास हिंद महासागर में ये गिरा, यानी ये चर्चा में है क्योंकि ये जकार्ता के पास हिंद महासागर में ये भारत का जो रिसेट उपग्रह है वो नीचे जमीन पर आ गया है, मतलब गिरा आके। तो चलिए फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। ये रिसेट 2 एक जासूसी उपग्रह है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रिसेट 2 एक है जासूसी उपग्रह, है रिसेट 2। चलिए फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 9 अगस्त 1925, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9 जनवरी 1915, तीसरा ऑप्शन है हमारा 12 मार्च 1930 और चौथा ऑप्शन है हमारा 5 मार्च 1931। करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं 9 जनवरी 1915 की। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और बात कर लेते हैं 12 मार्च की। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी। बात कर लेते हैं 5 मार्च 1931 की। तो 5 मार्च को 5 मार्च को गांधी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925, यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। वर्तमान में इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका वर्तमान नाम चेंज करके कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। इसके ऑप्शन आप लोग समझ गए कि 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी, और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी वापस आए थे, जिनकी याद में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है हाल ही में चर्चा मेरा INS विक्रांत क्या है? एक विमान वाहक पोत है, एक पनडुब्बी है, एक मालवाहक पोत है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताएंगे सभी लोग कि INS विक्रांत क्या है। तो INS विक्रांत की बात करें तो ये एक है विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। इस INS विक्रांत को कोच्चि से 2 सितंबर 2022 को भारतीय सेना में शामिल किया गया, यानी कोच्चि से 2 सितंबर 2022 को भारतीय सेना में शामिल किया गया और INS विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पहला नीरज चोपड़ा, दूसरा है रोहित यादव, तीसरा है अंजू बॉबी जॉर्ज और चौथा है शिवम जोशी। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। और बात कर लेते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी यूएसए यानी कि अमेरिका में हुई थी। और इसमें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता था एंडरसन ने, गोल्ड जीता था एंडरसन ने इसमें गोल्ड जीता था, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था, और ये हुई थी यूएसए के अंदर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है कि ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसके करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन हो गया संस्कृति मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन हो गया गृह मंत्रालय ने, तीसरा ऑप्शन हो गया नीति आयोग ने, और चौथा ऑप्शन हो गया NCERT ने। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि ई मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग ने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, जो कि आपको कल भी बताया था सेट में। प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा?
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, इसमें बोला गया लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की, यानी कि लाख बख्श को किस नाम से जाना, किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन हो गया इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन हो गया बलबन, चौथा ऑप्शन हो गया अलाउद्दीन खिलजी। इसके करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ और संबंधित पॉइंटों की। तो ये गुलाम बंद से संबंधित है, गुलाम बंद से संबंधित है। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश है वास्तविक संस्थापक, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश से संबंधित है, ये गुलाम वंश का संस्थापक भी है, और इल्तुतमिश है ये वास्तविक संस्थापक है। चलिए बात कर लेते हैं बलबन की। तो बलबन ने चालीसा का अंत किया था, यानी कि चालीसा का अंत किसने किया था, बलबन ने किया था। और बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को लागू किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से ही इसने चालीसा का अंत किया था। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और बलबन ने चालीसा का अंत किया था, इससे संबंधित ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ये वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक है, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है इंडिका पुस्तक किसकी है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेगास्थनीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा फाहियान, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाणभट्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ह्वेनसांग। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज ने इंडिया पुस्तक की रचना की थी। बात कर लेते हैं फाहियान की। तो फाहियान ने लिखी थी फो क्यू की पुस्तक की रचना की थी फाहियान ने। और बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी, इसकी एक फेमस रचना है कादम्बरी। और एक है हर्षचरित्र, ये दो पुस्तकें बाणभट्ट की हैं। बात कर लेते हैं ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग ने लिखी थी शिव की ह्वेनसांग ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी कादम्बरी और हर्षचरित्र, फाहियान ने लिखी है फोक्यू की, और इंडिका पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सासाराम, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है लाहौर, और चौथा ऑप्शन है हमारा गाजीपुर। इसके करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार, यानी कि सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में स्थित है। बात कर लेते हैं गाजीपुर की। तो गाजीपुर में स्थित है कार्नवालिस का मकबरा, स्थित है गाजीपुर में। और बात कर लेते हैं लाहौर की। तो लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा, स्थित है लाहौर के अंदर। गाजीपुर में स्थित है कारवालिन का मकबरा, और औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, और सासाराम में स्थित है शाहजहां का मकबरा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा कृष्णा नदी पर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है चेनाब नदी पर, और चौथा ऑप्शन है हमारा झेलम नदी पर। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी पर स्थित है एक अलमाटी बांध, और एक दूसरा है इसमें नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं चेनाब नदी। तो चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा गया है, बात कर लेते हैं झेलम की। तो झेलम को कहा गया है वेदों में वितस्तता, झेलम नदी को वेदों में वितस्तता कहा गया है, चेनाब नदी को कहा गया अस्कनी, और स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। और कृष्णा नदी की बात करें तो इसमें स्थित हैं दो परियोजना, एक अलमाटी बांध और एक है नागार्जुन सागर बांध। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, यानी कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। जिसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 8 राज्य हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 7 राज्य हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारा 9 राज्य हैं, और चौथा ऑप्शन है हमारा 4 राज्य हैं। चलिए आज आपको दिखाएंगे कि जब नंबर्स में दिए होते हैं उनको कैसे रिलेट करते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। 9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 8 ऑप्शन की। 8 क्यों दिया गया? तो भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। 8 यूनियन टेरिटरी है। बात कर लेते हैं 7 की। तो 7 होते हैं बिबग्योर यानी कि रेनबो, RAIN। रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बात कर लेते हैं 9 ऑप्शन तो बता ही दिया आपको कि तटीय राज्य कितने? 9 है। और 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो कि तटीय सीमा जिनकी लगती है। 4 यूनियन टेरिटरी जिनकी तटीय सीमा है और 9 ऐसे कुल राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है और 7 रेनबो में 7 रंग होते हैं। और 8 ऑप्शन की बात करें तो 8 है भारत में यूनियन टेरिटरी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है हमारा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्राजील और चौथा ऑप्शन है हमारा अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बात कर लेते हैं बेल्स घास के मैदान की। तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में पाया जाता है प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं। और बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील में पाया जाता है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपाज घास के मैदान। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्स घास के मैदान और अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरीज घास के मैदान। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा परावर्तन का, दूसरा ऑप्शन है हमारा अपवर्तन का, तीसरा ऑप्शन है हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन का और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रकीर्णन का। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन, यानी कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। बात करें पूर्णांतरिक परावर्तन की तो मरीचिका घटना होती है। मरीचिका ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित है। और हीरे का चमकना ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है पीएच स्केल किसने बनाया था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सोरेनसन, तीसरा ऑप्शन है हमारा वाटसन एंड क्रुक, चौथा ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि पीएच स्केल किसने बनाया था। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरेनसन। पीएच स्केल होता कहाँ से कहाँ तक है? तो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक। पॉजिटिव वैल्यू में होता है 0 से 14 तक। 0 से 7 तक होता है हमारा अम्लीय और 7 से 14 तक होता है क्षारीय और 7 हमारा होता है उदासीन। तो जल का पीएच मान 7 होता है तो जल हमारा उदासीन है। चलिए बात कर लेते हैं वाटसन एंड क्रुक की। तो इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का हेलिक्स मॉडल लिया था वाटसन एंड क्रुक ने। बात करेंगे कार्ल लैंडस्टीनर की। तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने। सोरेनसन ने दिया था सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण करवाया था और वाटसन एंड क्रुक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा विटीकल्चर किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा केचुआ, दूसरा ऑप्शन है हमारा अंगूर, तीसरा ऑप्शन है हमारा मधुमक्खी, चौथा ऑप्शन है हमारा रक्त यानी कि ब्लड। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। बात करते हैं केचुआ की। तो केचुआ संबंधित है वर्मी कल्चर से संबंधित है केचुआ। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी संबंधित है एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी। और ब्लड की बात करें तो हिपैटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। ब्लड संबंधित है हिपैटोलॉजी से। मधुमक्खी के अध्ययन को मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। और अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर और केचुआ की खेती को कहते हैं वर्मीकल्चर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे जिससे उनके भी एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।